खमागणी नमस्कार, मेरा नाम है शैलेश गुरानी और मैं कहानियां सुनाता हूँ। भाइयों और बहनों, 125 करोड़ देशवासी अगर यह फैसला कर लें तो यह पॉडकास्ट हिट हो जाएगा। भैया भैया मुझे डर लग रहा है, पूरन भैया ने बुला लिया। भैया मैं क्या बोलूंगा भैया? ओए ऑगी, तू चिंता मत कर, पूरन और वैभव से मैं बात कर लूंगा, तू आराम से रह। भैया थैंक यू भैया। सिंधियों में क्या होता है, बीकॉम कर दुबई निकल। वहां ऐसा नहीं होता मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा धंधा करेगा। अब धंधा कुछ भी हो सकता है। जॉब का माइंड में भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर वालों को जॉब का बोलो दुकान हली करे हुए तो क्या बोदा होता। आप वायरल होने के पीछे अगर आप कुछ भी डाल रहे हो तो उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, उसके बाद में कुछ भी नहीं। और वायरल हो भी जाओगे तो क्या कर लोगे? आपको नहीं लगता कि आज के डेट में रेडियो आउटडेटेड हो चुका है? हर चीज का एक समय आता है, हम जानते हैं। अब लोगों के पास टाइम भी नहीं रहा उतना, लोगों के पास साथ बैठने का टाइम नहीं है। लोग एक मीडियम को टाइम क्या देंगे? प्रैक्टिकल बात है। एंकरिंग भी कितना बड़ा फील्ड है, आज की तारीख में बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप ये सोचते हो कि आप एज एन एंकर अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, आप करो। देन व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, आप लोगों को समझाने में सक्षम हो, यू आर अ गुड स्पीकर। और फिर मैं ये नहीं कहूँगा, वो ज्ञान नहीं दूंगा, आप अच्छे स्पीकर्स को सुनो, आप किताबें पढ़ो, आप इंग्लिश मूवीज देखो। ये सारी चीज़ें बहुत सालों से चलती आ रही है। अगर तुम्हारी आवाज़ में दम है तो ऐसा तो सोशल मीडिया पर जाकर के बोलो ना। अगर तुम्हारी आवाज़ में दम होगा तो लोग सुनेंगे। एक ऐसा पर्सन जो एक समय में कई सारे किरदार निभा रहा हो, उसका इंट्रोडक्शन उसी के मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो शैलेश भाई, आज हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए और फिर हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले खमागणी नमस्कार, मेरा नाम है शैलेश गुरानी और मैं कहानियां सुनाता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि एक इंसान जो कई सारे किरदार निभाता है, तो देखिए साहब, ये वक्त का तकाजा कह लीजिए, वक्त की ज़रूरत कह लीजिए, सिर्फ वो है ना। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कई सिंधी होते हैं तो उनके अपने सेट बिजनेस होते हैं। तो हमारा भी एक सेट बिजनेस हुआ करता था एक ज़माने में, दीवानों की हवेली घंटाघर में। दुकानें तो आज भी हैं पर बिजनेस नहीं है। तो वही था कि भाई ज़रूरत थी कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप अपना पैसा भी कमाओ और आप अपना नाम भी कमाओ। तो उसके लिए जो लगा वो किया। ठीक वैसे ही जब जब काम किया तो अलग अलग प्रोफाइल बनती चली गई। जैसे कुछ लोग मुझे रेडियो प्रोफेशनल के तौर पर जानते हैं, मैं एक रेडियो कंपनी के लिए काम करता हूँ पिछले कई सालों से। कुछ लोग मुझे एज एन इवेंट मैनेजर के तौर पर जानते हैं। फिर जब मैं रेडियो में आया तो मैंने एंकरिंग भी चालू करी पैसे कमाने के लिए, जब लग रहा था अरे वाह क्या बात है, अच्छा पैसा मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है। हाँ। तो कुछ लोग मुझे वेडिंग एंकर या फिर एंकर के तौर पर जानते हैं। कुछ लोग मुझे आजकल के ज़माने में जो एक ट्रेंड है सोशल मीडिया क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर, उसके तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया पर कहानियां सुनाता हूँ। और कुछ लोग जो हैं वो मेरे को एज अ ट्रैवल कंपनी ओनर के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि अब तो मैं ट्रैवल कंपनी को उस तरह से रन नहीं करता, ना मैं ज़्यादा ट्रिप्स प्लान करता हूँ। पर हाँ, मैंने पिछले कुछ सालों में आफ्टर कोविड जो है 2-2.5 साल तक मैंने एक ट्रैवल कंपनी भी रन करने की कोशिश करी। लेकिन हाँ, ये है कि ये वक्त के साथ साथ जो ज़रूरत थी वैसे करते चले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में ऐड हो गई। बाकी हाँ, मैं जोधपुर का बेटा हूँ और जोधपुर शहर ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं जोधपुर का धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, मेरा नाम है शैलेश गुरानी और ऐसे मैं अपने सोशल मीडिया पर कहानियां सुनाता हूँ। तो ये आपका सेकंड पॉडकास्ट है। इस सेकंड पॉडकास्ट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? पहला पॉडकास्ट तो बहुत कैजुअल रहा आपका। हाँ, तो मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बहुत दिल से बात करी और इस पॉडकास्ट में भी मैं पूरी दिल से बात करूंगा, है ना। मैं ही चाहूंगा कि सामने वाला बोर ना हो, और अगर बोर भी होता है तो पॉडकास्ट देखो अपना है, ठीक है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। बाकी लेट्स सी, बाकी जो आप पूछें। बिल्कुल, बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? अगर मैं एजुकेशन की बात करूं मेरी, तो ऐसी कोई बड़ी एजुकेशन नहीं रही। नॉर्मल एजुकेशन जैसे हर एक इंसान करता है, जितनी ज़रूरत होती है वो एजुकेशन मैंने की, जोधपुर से ही करी। सेंट पॉल्स मेरा स्कूल था, बढ़िया स्कूल था, नोटोरियस बच्चा था मैं। उसके बाद में ये था कि भाई, मतलब जब मैं बीकॉम करा तब भी मुझे लग रहा था कि मैं बीबीए लूँ या बीकॉम करूँ, ठीक है, जबकि मेरी कोई ऐसे कोई खास परसेंटेज आए नहीं थे। और ऐसा कुछ सपना एज सच नहीं था कि मैं बाहर जाकर के पढूं या बाहर का एक्सपोजर लूं, क्योंकि
दो चीजें थी ना, कभी सोचा भी नहीं, कभी आया भी नहीं वैसे, और उतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता है कि बाहर जाकर के पढ़ाई जब करता है कोई बच्चा तो उसमें एक बड़ा खर्चा आता है अपने आप में। और मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कमाना शुरू कर दूं। तो मैंने बेसिकली 2017 में पास आउट किया 12th अपने सेंट पॉल्स जोधपुर से ही, और उसके बाद से ही मैंने अर्निंग सोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिए थे। मतलब मेरे को जितना याद है तो मैं फर्स्ट ईयर से ही मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने इवेंट्स में काम करना शुरू कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा, आपने सवाल तो वैसे एजुकेशन का पूछा है तो मैं पहले वो कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद में मैंने अपना जेएनयू से बीकॉम किया, जेएनयू से मैंने एमबीए की। एमबीए से भी जुड़ी हुई एक अलग स्टोरी अगर आप पूछोगे तो आई टेल। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि भाई 2018 में व्हाट आई डिड बिफोर आई जॉइन रेडियो। रेडियो मैंने 2018 में ज्वाइन किया था 11 अप्रैल, मेरे को आज भी याद है। अब ये 8th ईयर रनिंग है, मैं रेडियो के लिए स्टिल आई एम वर्किंग। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फ़ोन किया था कि यार शैलेश क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, अभी ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, तू बता क्या करना है। तो बोला कि यार एक काम कर, उदयपुर आजा, अपन इवेंट्स में काम करेगा। मैंने कहा करूंगा क्या, लेकिन उनके बारटेंडर बन जाना। मैंने कहा यार मुझे कॉकटेल और मॉकटेल का डिफरेंस नहीं पता है, मैं बारटेंडिंग कैसे करूंगा ना, मैंने उसकी कोई पढ़ाई करी है, क्योंकि वो कोर्सेज कर रहा था बकायदा, वो होटल मैनेजमेंट में भी था वहाँ पे। तो उनको पता है कि भाई ये ग्लास को ये कहते हैं, इस ड्रिंक को ये कहते हैं, ये कॉकटेल है, ये मॉकटेल है, इसका डिफरेंस ये है, ये ऑन द रॉक्स है, ये फलाना है। ठीक है, तो मैंने तो बोला ऐसे को हिंदी आती है, मैं कहा। बोला इंग्लिश आती है, मैंने कहा। तो बोला एक काम कर, तू आजा, बाकी मैं सिखा दूंगा। मैं कहा क्या बात है, मैं कहा, पैसे भी मिल रहे हैं, बढ़िया इवेंट में भी जाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए, सीखने को भी मिल रहा है, और उदयपुर जाने को मिल रहा है फ्री में, और क्या चाहिए, आना जाना कंपनी दे रही है। मैं चलो अपन छुट्टी करके गए यहाँ से। और उस समय कोई जॉब वगैरह भी नहीं थी, तो ऐसा छुट्टी की कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। मैं पहुंचा वहां पे, तो वहां पर उसने, मतलब वो मेरे से क्या 3-4 साल बड़ा है, तो मुझे लगता है एकदम छोटे भाई की तरह ही है। तो उसने मुझे भाई की तरह ट्रीट किया एकदम, मतलब एज अ वर्कर या एज अ काम करने वाला आया है, मैंने हायर किया, वैसा ट्रीटमेंट नहीं था मेरा। और मेरा दोस्त भी है तो अच्छा लगा, और उसी ने मुझे इवेंट सिखाया बेसिकली, उसी की वजह से मैं इवेंट इंडस्ट्री के करीब आ पाया। तो वहां पे हम पहुंचे तो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, मतलब एक किसी गांव के अंदर कोई हवेली थी पुरानी। और इंडिया के बेस्ट पार्टी एनिमल्स जो होते हैं ना, मतलब जो पार्टी हॉलिक होते हैं एकदम, मतलब मैंने तो मेरी जिंदगी में पहले घुसते ही ऐसी पार्टी देखी। मैं ओ हो भाई साहब क्या मतलब, हम लोग जो मतलब वो देखते हैं, मतलब बॉम्बे दिल्ली में भी वैसी पार्टीज ना हो, मतलब वो पूरा छन के आया हुआ क्राउड था। और वहाँ पे प्राइजेस भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, मतलब आज भी बोले तो बहुत ज्यादा, मतलब एक एक दिन का 70-70 हजार इंसान दे रहा है ना। तो वैसे लोग थे, बहुत हाई प्रोफाइल। अब बारटेंडर्स जो थे वो तो आगे काम कर रहे थे, हम थे बैक एंड बारटेंडर्स। बैक एंड बारटेंडर भाई साहब वहाँ पे वो क्या कहते हैं आप, कार्टन जो है उसके बियर की बोतल के और लिकर की बोतल्स के, वो उठाने पड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ रहे हैं। मैंने कहा यार, ट्रांसपोर्ट बॉय की तरह। मैंने कहा यार ये तो काम लेबर वाला हो गया भाई। तो पहले कोई खाने के अत्ते पत्ते नहीं, कोई सोने के अत्ते पत्ते नहीं, मतलब उन लोगों ने व्यवस्था भी वैसी नहीं करी थी हम लोगों के लिए। तो मैंने कहा यार भाई ये तो ऐसे, ये काम के लिए तो माँ बाप ने सेंट पॉल्स में नहीं पढ़ाया था ये काम के लिए तो नहीं पढ़ाया था। तो मैंने कहा अरे काम करते हैं, पर मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, उदयपुर के यहाँ पे जंगल में अपने को कौन देख रहा है, अब यहाँ अपन किसको जानते हैं, आज भी नहीं जानते भाई वहां तो उस समय की बात है। मैंने कहा अपने क्या करना, अपन सिंधी आदमी, अपन मेहनती आदमी, एक दिन तो काम कर लिया यार, अब कई लोग छोड़ के चले गए। मैं कहा छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई लॉजिक नहीं है। और उस दिन क्या मिले थे, एक दिन के 1,000 रुपए, है ना। तो मैंने कहा यार 3 दिन में 3,000 रुपए मिलेंगे, स्टूडेंट के लिए बहुत होता स्टूडेंट के लिए बहुत होता है। मैंने कहा भैया छोड़ के नहीं जाएंगे। हालांकि मेरे दोस्त ने वो पैसे दिए नहीं मेरे को व्यवहार में पर मैंने वहां पर क्या किया था कि मैंने वहां पर कैसे ना कैसे करके अपनी कुछ अर्निंग कर ली थी छोटी मोटी, कैसे, तो वो कहीं ना जुगाड़ हो गया था कहीं ना कहीं। अब वो नहीं भी दिए तो चलता है, ये बात उसको आज तक नहीं पता है, खैर अब वो पॉडकास्ट देख लेगा तो बात अलग है तो वो एक पहला एक्सपीरियंस था 2017। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 17th ऑफ दिसंबर। मुझे ये डेट से याद है कुछ। तो जैसे मेरा ज्वाइनिंग का डेट मेरे रेडियो कंपनी में, ये डेट जब मैंने इवेंट करियर स्टार्ट किया, तो ये एक इंसिडेंट रहा था जहां से मैं इवेंट्स के अंदर आया था। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैंने एज अ फ्रीलांसर मैंने हर सेक्टर में काम किया इवेंट्स के। चाहे वो आपने एजुकेशन की बात करी, मैंने इवेंट्स डाल दिए, सो सॉरी फॉर दैट, पर वो कनेक्ट कर रहा था इसलिए मैंने उसको वहाँ पे जोड़ दिया। तो फिर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जो इवेंट्स के, हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो लोग इवेंट से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, प्रोडक्शन, शेडो की तरह भी काम किया, आपका ये F&B, लॉजिस्टिक्स, धीरे धीरे तो ये इवेंट्स का नॉलेज हो गया पूरा कि भाई कैसे काम होता है, एक बेसिक नॉलेज मिल गया। फिर तो आप जितना घुसो और जितना उतरो चीज़ों में, वो फिर
वैसे है। तो जैसे आपने बताया कि आप पहले आपने बीकॉम किया, उसके बाद एमबीए किया, तो ये इवेंट वाला इंसिडेंट बिफोर एमबीए की बात है। बिफोर एमबीए की बात है, ड्यूरिंग व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय बीकॉम। हाँ हाँ, मेरी पढ़ाई मेरे साथ चलती रही, क्योंकि आपको भी पता है जेएनयू में जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब देख रहे हैं तो देख रहे हैं, ठीक है, कोई जेएनयू वाले भी देख रहे होंगे। जाता कौन है? जाता तो कोई है नहीं, एग्जाम देने जाते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा क्या, तो मैं तब अपनी इंटर्नशिप भी कर रहा था माई में। मेरी पढ़ाई तो खैर चली रही थी, करते भी अपन कितनी है पढ़ाई, वो अपना अपना दिल जानता है ना। तो और साथ में मेरे कुछ फ्रीलांस काम, जैसे कभी कोई इवेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। उस समय पे हमने एक इवेंट भी किया था, हुनर करके। मेरे दो दोस्त थे, वो मेरे पार्टनर्स की तरह पर जुड़े मेरे साथ, मतलब हम लोग जुड़े बेसिकली। और फिर हमने एक ओपन माइक था वो किया, वो बहुत अच्छा इवेंट था वो, जोधपुर का। तो वैसे करके कुछ ना कुछ करते रहे, मतलब हर वक्त ये है, और वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। वो आपको जिंदा रखता है, वरना तो फिर आप क्या हो है। हर पेरेंट का अपना एक एस्पिरेशन होता है कि मेरा बच्चा ये करेगा। आपके पेरेंट्स ने शुरू से कुछ एस्पिरेशंस रखे आपसे, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी? या आपका क्या चॉइस था फर्स्ट, मतलब करियर चॉइस? देखो, सिंधियों की बात करूंगा यहाँ पे। सिंधियों में क्या होता है, बीकॉम कर दुबई निकल, ठीक है ना। वहां ऐसा नहीं होता मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा धंधा करेगा। अब धंधा कुछ भी हो सकता है ना, धंधा कुछ भी हो सकता है, पेटी होनी चाहिए। ये एक आप देखोगे, अभी भी आप सरदारपुरा देखोगे, घंटाघर देखोगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आप ज्यादातर सिंधियों से बात करोगे, आपके भी दोस्त यार रहे होंगे, तो वो चीज है। पर यहाँ पर मेरी जो फैमिली थी, उन्होंने कभी मेरे से कोई ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस या किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कभी भी, कि यार तू ये कर ले, तू ये पढ़ ले। हाँ, हर माँ बाप का एक दिली इच्छा होती है कि हमारा बेटा बस खुश रहे और सक्सेसफुल बने, इतनी ही उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। और ये एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कहूंगा, ये उनका ये था कि हमारा बेटा है वो बस कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में, बस। बाकी कभी किसी चीज के लिए उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे मार्क्स कम आए हों या मैं कभी फेल हुआ होऊंगा, तो बोलते सब है, पर उन्होंने कभी इस तरह से कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया, कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तू यही कर या तू दुबई ही जा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तू जो कर, तू खुश रहे बस। और आज भी उनका यही है कि तू जो भी कर, तू खुश खुश रहे, यही एक वो है। हाँ, मेरे फादर को बड़ा मैंने मार बहुत खाई बचपन में, मतलब मैं क्योंकि नोटोरियस था तो इसलिए। तो वो अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा कि मेरे बेटे ने शायद कुछ तो किया होगा, तो पूरन भाई ने, वैभव भाई ने पॉडकास्ट पे बुला लिया, तो वो एक अच्छा लग रहा है। सरकारी नौकरी का प्रेशर होता है, कभी वो नहीं रहा? अरे कभी नहीं रहा सरकारी नौकरी का प्रेशर, और सरकारी नौकरी तो मुझे करनी भी नहीं थी। उसके दो कारण थे। एक तो जब भी मैं सरकारी डिपार्टमेंट में जाता था, बड़ा परेशान बड़ा करते थे यार। दूसरा, सरकारी नौकरी को देखकर आपको फील कैसे आता है यार वहां पे काम करने का। मैं मान गया आपको एक बढ़िया रिटायरमेंट की, अब तो मुझे नहीं पता मिलता है नहीं मिलता उतना फंड, अब नहीं मिलता है ना। मतलब एक आपको ठीक है पेंशन मिलेगी, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। मैंने तो ये भी सुना है कई जगहों पे कि आपको लड़की जल्दी मिल जाती है, और सरकारी नौकरी वालों को पहले मिलती है। भैया मिलती होगी, सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों के पीछे मैं वो फील कैसे छोड़ दूं यार। मतलब आप सरकारी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, आपको काम करने का मन ना हो, और उसके बाद में सरकारी नौकरी जो है वो बड़ी वैसे करप्शन ओरिएंटेड जॉब्स रही हैं। जिस तरह ईमानदार लोग तो बहुत कम हुआ करते थे, है ना। तो मेरे को कभी सरकारी नौकरी का फील आया ही नहीं। और फिर मेरे को बड़ा वैसा लगता था, मैं कभी पढ़ाकू था ही नहीं। हर सरकारी नौकरी के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऊपर से अपन भगवान की दया से जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वहां भी आपका उम्मीद खत्म हो जाती है। तो वैसे बचपन से भी कभी माइंडसेट नहीं था, पर जब बड़े हुए, जब लोगों से बात करते थे, दोस्तों से बात करते थे, तो वैसे भी कभी वैसा फील आया नहीं कि सरकारी नौकरी में जाना है। मैंने कहा यार सरकारी नौकरी करेंगे इससे अच्छा बाहर ही कुछ कर लेंगे, वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये एक था। बट हाँ, अगर कर लेते मिल जाती तो अच्छा रहता, ठीक है। पर कभी नहीं आया, कोई थॉट ही नहीं था कभी ना, कभी जाना था, ये है। तो रेडियो में जैसे आपने करियर बनाया, रेडियो आप कर रहे थे, इंटर्नशिप किया, फिर वहां से एस्पिरेशन नहीं बना कि मुझे भी रेडियो जॉकी बनना है? अरे जो भी बाहर बंदा रेडियो सुनता है ना, वो रेडियो जॉकी बनने ही आता है। मैं भी रेडियो जॉकी बनने ही आया था। एंड बात ये हुई कि जब मैं बनने आया तो बहुत समय तक पूरे राजस्थान में कहीं कोई वैकेंसी नहीं थी आरजे बनने के लिए। मेल आरजे की तो वैकेंसी नहीं थी, आ रही थी तो भी फीमेल आरजे की आ रही थी। तो कई बार मुझे मेरे ऑफिस वाले छेड़ते थे कि अरे काम कर, तू तो जेंडर चेंज करवा ले, और तो क्या करेगा फिर, ना तो तू ना तो कहीं पे तेरा हो रहा है सिलेक्शन, और टाइम भी बहुत जा रहा है,
तो कई बार मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने कहा यार मैं कभी कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट टाइम जो होता है वो चेंज कर देता है। और ये जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे खुद को भी पॉजिटिविटी आ रही है कि हाँ, जिंदगी में हमेशा चीज़ें बदलती हैं, होती हैं। तो ये था। और हर इंसान रेडियो में आरजे ही बनने आता है, सबसे बड़ी बात है। पर अलग अलग और चीज़ें भी होती हैं। और जब मैंने काफ़ी लंबे समय तक मैंने जब इंटर्नशिप करी, मतलब मैंने 1 डेढ़ साल तक इंटर्नशिप करी, इससे भी थोड़ा ज़्यादा समय रहा होगा, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी रेडियो में। तो एक प्रोड्यूसर करके एक पोस्ट होती है जो बेसिकली मैनेजरल पोस्ट होती है, और वो रेडियो का मैनेजमेंट संभालते हैं प्रोड्यूसर्स, या शोज़ का मैनेजमेंट संभालते हैं, या आरजे के शो में क्या जाएगा वो संभालते हैं। तो मैंने वो काम भी सीखा था। तो भगवान की दया से प्रोड्यूसर की वैकेंसी यहाँ पर आ गई, क्योंकि जो जोधपुर में जो प्रोड्यूसर थे उनको अच्छी पोजीशन मिल गई थी। जयपुर में ट्रांसफर कह लो, या उनको वहाँ पर एक हायर पैकेज और हायर पोजीशन मिल गई थी। तो यहाँ पर वैकेंसी खाली हुई। तो मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि भाई आपको प्रोड्यूसर बनना है क्या? तो मैंने कहा ठीक है सर, बन जाएंगे, अपने को क्या है, अब नहीं आरजे हो कहीं पर हो पा रहा है तो प्रोड्यूसर ही से, रेडियो में तो रहेंगे कम से कम। तो फिर वैसे करके एक जर्नी स्टार्ट हुई। अगर मैं सिर्फ अपने जोधपुर का जो मेरी रेडियो कंपनी, अगर मैं उसकी बात करूं जहां पर मैंने इंटर्नशिप करी, वहां से उसके बीच में 1 2 चीजें और हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पे इंटर्नशिप, वहां पे फिर आउटडोर रेडियो जॉकी एक होता है, वो इंटर्नशिप से ऊपर, इंटर्न से ऊपर एक होता है। फिर मतलब बाहर जाओगे, आप लोगों को रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद में मैं यहाँ पर ट्रेनी प्रोड्यूसर रहा, फिर मैं प्रोड्यूसर रहा, फिर स्टेशन प्रोड्यूसर। तो एक लंबी जर्नी रही मेरे रेडियो वाले जॉब में भी। इसी दरमियान जब मैं ये रेडियो वाला जब अपना करियर जब बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, तब बीच में कई बार रेडियो मिर्ची करके एक है, वहां पर एक बार सिलेक्शन हुआ, जोधपुर लेवल तक हुआ, फिर नहीं हुआ। फिर एक बार तो जोधपुर भी हो गया, जयपुर इंटरव्यू भी हो गया, दिल्ली इंटरव्यू भी हो गया, फिर जाकर के रिजेक्ट हो गया फॉर आरजे, है ना। और उसके बाद में मतलब वो जोधपुर या जयपुर के लिए हायरिंग कर रहे थे। फिर एक बार की बात है, मैं सीकर के अंदर आरजे बन गया था, बन गया, मैं पहुंच गया, मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग हो गई, मैं ऑनर होने वाला था। ऑनर यानी मैं रेडियो पर ऑनर जाने वाला था। जाने से कुछ घंटों पहले मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा यार मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? तो जिसके रेफरेंस में आया था कि भाई हम थोड़ी कोई ऐसे आरजे बने थे, क्या है ये, तू कर। मैंने कहा यार हो नहीं पाएगा, मेरे को सीकर को देख के वाई भी नहीं आ रही यार। मैं सीकर का आरजे ना सही, मैं जोधपुर में इंटर्न ठीक हूँ, और उस समय मेरी इंटर्नशिप चल भी रही थी। तब तक मेरी इंटर्नशिप से मुझे उन्होंने निकाला भी नहीं था, मेरा बंद कुछ हुआ नहीं था, मतलब जब तक मेरा वहाँ फुल एंड फाइनल था। तो मैं वापस आ गया, मैंने इंटर्नशिप करी। मैंने कहा ठीक है, जोधपुर मेरा बड़ा शहर है, मैं यहीं कुछ कर लूंगा यार, वहां मजा नहीं आ रहा, फील ही नहीं आ रहा, मैं खेतों से निकल करके ऑफिस जा रहा हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट भी नहीं आ रहा होंगे बोलने के अंदर। रेफरेंस पॉइंट की तो चलो ठीक है, पर मैं मेंटली मैं खुश नहीं था ना मेंटली खुश था, ना अपने दिल से मैं खुश था। तो मैं था, अब जब मैं खुश नहीं हूं कहीं पे, मैं सुखी नहीं हूं, मुझे फील नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं लौट आया वापस, और फिर जोधपुर ने दिया जो दिया। तो आरजेस को मतलब अलग अलग तरह की वॉइसेस आती है, वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, तो इसकी ट्रेनिंग होती है या आप लोग ओवर द टाइम आप लोग सीख लेते हैं? सी समटाइम्स इट इज लाइक दिस कि कोई ये तो नहीं आता ना यार सोच करके कि मेरे को तो साहब है ना शम्मी कपूर की आवाज निकालनी है, या मेरे को अमिताभ बच्चन की आवाज निकालनी है, या मुझे सनी देओल की आवाज निकालनी है। ये तो आप जब क्या होता है कि जब आप रेडियो में जाते हो, जब आप वॉइसेस से खेलना शुरू करते हो खुद, जब आप बोलना शुरू करते हो खुद, तो आपको पता चलता है कि अच्छा है यार, मेरी वॉइस के आसपास ये भी एक वॉइस है। फिर क्या होता है कि आपने कभी कोई कार्टून देखा होता है, या आपने बचपन में कभी कोई मूवी बहुत ज्यादा गौर से देखी होती है, बार बार देखी होती है, आपने किसी एक्टर को बहुत ज्यादा एडमायर किया होता है, तो आपको जब आपको उनके वो ग्लिम्स याद रहते हैं, तो जब आप वॉइसेस कर रहे होते हो तो आपके वॉइसेस में आपको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार मैं थोड़ा बहुत मिमिक कर लेता हूँ हल्का फुल्का, कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स को जो मैंने देखे हैं। तो यस, करते करते वो आपको आ जाता है बेसिकली, और माहौल भी वैसा होता है, ये चीज है। फिर एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलने लग जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स भी होता है, एडवर्टाइजमेंट में तो आप आवाज देते ही हो, आप मॉड्यूलेशन करते ही हो। कुछ वॉइसेस आप बता पाएंगे जो आप रेगुलर में भी करते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ वॉइसेस हैं कि आपने ना ऑगी इन द कॉकरोचेस देखा है, तो उसके अंदर ऑगी होता है, हे भैया भैया मुझे डर लग रहा है, पूर्ण भैया ने बुला लिया भैया, मैं क्या बोलूंगा भैया, ओए ऑगी तू चिंता मत कर, पूर्ण और वैभव से मैं बात कर लूंगा, तू आराम से रह, हे भैया थैंक यू भैया। फिर है ना, जैसे आपने सुना होगा नॉडी, आपने सुना होगा, चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं जानू मैं ना मानू आ गया नॉडी।
तो ऐसे करके कुछ वॉइसेस हैं। फिर अगर आप एक्टर्स में, जैसे मुझे नहीं पता मैं मोदी जी की आवाज़ कितनी कर पाता हूँ, पर कभी कभी हम मस्ती मजाक में ऐसे कर रहे होते हैं जैसे, और अगर मैं उसको प्रैक्टिस करूँ तो हाँ वो हो जाए, फिर वो प्रैक्टिस से आती है धीरे धीरे वो ओरिजिनलिटी। भाइयों और बहनों, 125 करोड़ देशवासी अगर ये फैसला कर लें तो ये पॉडकास्ट हिट हो जाएगा, इस तरह से। तो ठीक वैसे ही जैसे उसमें एक और आवाज़ जो मुझे याद आ रही है ऋतिक रोशन की, जो उन्होंने उसमें कोई मिल गया में करी थी, जादू वाले उसमें। मम्मी ने बोला है मैं बॉर्नविटा पीऊंगा, मेरे साथ सब अच्छा हो जाएगा, जादू आइला। तो ऐसी कुछ वॉइसेस हैं, तो चीजें होती हैं, ये है। आपको नहीं लगता कि आज के डेट में रेडियो आउटडेटेड हो चुका है? सी हर चीज का एक समय आता है, हम जानते हैं। रेडियो आउटडेटेड नहीं हुआ है तब आज कई लोगों की नौकरियां चल रही हैं, कई लोग आज उससे कमा रहे हैं आज भी। बट यस, कंपटीशन बढ़ गया है, वो मैं कहूंगा। लोगों के एंटरटेनमेंट के मीडियम बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ रेडियो ही था, फिर टेलीविजन आया, फिर सोशल मीडिया आया, फिर OTT आया, अब और भी बहुत कुछ आएगा आने वाले टाइम में। तो समय के साथ में कंपटीशन बढ़ेगा। हो सकता है रेडियो का प्रारूप बदल जाए थोड़ा, बट यस, आउटडेटेड शायद नहीं होगा। और अभी भी मुझे लगता है अभी भी कई समय तक चलेगा। कितना समय चलेगा नहीं चलेगा वो पता नहीं, पर हाँ, आउटडेटेड तो नहीं हुआ है, क्योंकि रेडियो ने भी अपने कई चीजों को बदला है ना। हाँ, लेकिन आज के जमाने में कंपटीशन बढ़ गया है। जैसे रेडियो को हम ऑडियो ओनली फील्ड के तरह से देखते हैं, कई सालों से पहले चलता आ रहा था कि ऑडियो ओनली लोग इंटरव्यूज होते थे, पॉलिटिशियंस आते थे, सेलिब्रिटीज आते थे। अब वापस वो कल्चर धीरे धीरे पॉडकास्ट का रूप ले रहा है, वीडियो पॉडकास्ट चल रहे हैं, वो वापस घूम के वापस स्पॉटिफाई पे आ रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियो ओनली तो भी चल ही रहा है, बट लेकिन ऐसा हो गया है कि पहले एक समय था कि रेडियो लोग घरों में क्योंकि सुनते आपके पास ऑप्शन ही वो था ना। पहले आपके पास फोन तो था नहीं, पहले आपके पास तो टीवी भी उस तरीके की नहीं थी। और अब आप टीवी भी कितना देखते हो? मेरे तो घर में टीवी है भी नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब है भी तो एक वो एक पड़ा है बस। और टीवी में भी वो यूट्यूब चलाएंगे और दूसरे OTT टीवी में भी आप दूसरे OTT चला रहे हो, या फिर आप गेम खेल रहे हो, है ना। तो अब लोगों के पास टाइम भी नहीं रहा उतना, लोगों के पास साथ बैठने का टाइम नहीं है। लोग एक मीडियम को टाइम क्या देंगे? प्रैक्टिकल बात है। और एक चीज और है, आपने खुद ने कभी पूरी रील कौन सी देखी? नहीं याद। आप ऐसे स्क्रॉल करते हो छक छक, जब तक आपकी कोई पसंदीदा एकदम बहुत ज्यादा रील ना हो, या आपका काम बहुत ज्यादा रिलेवेंट ना हो, या आपका कोई पसंदीदा एक्टर ही ना हो, तब तक आप नहीं देखोगे। या फिर आपके भाई ने रील ना डाली हो, तब तक, है ना, वो भी नहीं देखोगे आप। तो मतलब अटेंशन स्पैन जो है वो जैसे जैसे गिरता जा रहा है। हमने हमारे एंटरटेनमेंट के सस्ते वीडियोस हमने देखना शुरू कर दिया है। क्या वैसा कहना चाहते हो? नहीं, सस्ते नहीं, मैं कहूंगा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शंस बहुत है आपके पास में, है ना। अब आपके पास ऑप्शन बहुत है, तो आप क्या क्या करोगे? कभी आपने ये देख लिया तो कभी आपने वो देख लिया, तो वहां पर आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज जब रेडियो सुनते हो तो आप कब सुनते हो? जब आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, जब आपके घर में कोई प्ले कर रहा है तो आप सुन रहे हो उसको, ये है। फिर आप रेडियो की जर्नी के साथ साथ उसके बाद में आपने एंकरिंग शुरू की। तो आपका एंकरिंग का सबसे पहला गिग कौन सा था? उसके पीछे की क्या स्टोरी है? सबसे पहला गिग तो नहीं कहूंगा, पर मैं पहला मौका जरूर कहूंगा। सो 2019 आई गेस, 19, यस, हाँ 19 शायद, या 20, आई डोंट स्टिल रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर। तो एक साउंड वाला था DJ अरमान करके, एंड मैं आज भी उनका नाम बहुत इज्जत से याद करता हूँ, अपने दिल में बहुत प्यार से याद करता हूँ, और यही कहता हूँ कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे, वो जहाँ पर भी हैं। बहुत समय हो गया, ही इज नॉट इन टच, कहाँ चले गए, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला एक्चुअल में। तो एक बार की बात है, होटल सेक्शंस हुआ करती थी सरदारपुरा में। अब फिर वहाँ पे कोई एक और होटल खुली, अब तो शायद वहाँ पे बंद हो गया है। तो वो बेसिकली घनश्याम ओझा जी जो है उनकी फैमिली रन करती थी, जो हमारे यहाँ के महापौर थे जोधपुर के। तो DJ अरमान उनकी होटल के लिए काम किया करते थे साउंड का। तो अरमान भाई ने एक दिन मेरे को फोन किया, यार शैलेश, वैसे बात करो, यार शैलेश एक काम आया, तो करेगा क्या यार? मैं कहा हाँ अरमान भाई बताओ ना क्या हुआ। यार मैंने बात कर ली तेरे लिए यार, और तू जाके बात करके आजा फटाफट। मैं कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो 31 दिसंबर का ही वो इवेंट था बेसिकली, उनकी छोटी पार्टी थी। तो मैंने कहा यार मैं कैसे करूँगा, मैंने कभी किया नहीं यार ऐसा वैसा करके। तो उनके पास पहुंचा कि आप करते हो? मैंने कहा हाँ मैं तो करता हूँ।
ठीक है। तो मैं कहा हाँ मैम मैं करता हूँ मैम, मैं कहा मैम मैं इतने चार्ज करता हूँ ऐसा करके। और तो उन्होंने मुझे आज भी याद है शायद 3 या 4 हज़ार रुपये उन्होंने शायद ऑफर किए होंगे, मुझे इतना याद है। 3 या 4 हज़ार रुपये जैसा मैंने कहा, फिर पढ़ा काफी है, बहुत है। पहले तो 3 हज़ार रुपये 3 दिन में मिले थे, वो भी दोस्त ने नहीं दिए, खुद के जुगाड़ से ले आए। अब की बार तो 3 हज़ार रुपये एक कुछ घंटों में मिल रहे हैं, एक दिन छोड़ो। मैं ये तो बड़ा 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 मजा आ गया यार ये तो मैंने ना जैसे तैसे किया। मुझे आज भी याद है मेरे पैर है ना कांप रहे थे उस वक्त। आज तो खैर स्टेज पर अपन कोई भी स्टेज पर खड़ा कर दो, कितनी भी ऑडियंस हो जाए दिक्कत नहीं आती है, कर लेते हैं अपन एकदम मैनेज। तो मेरे पैर कांप रहे थे पर किसी को पता नहीं चला। और फिर मेरे को एक चीज और पता चली उस दिन होस्ट करके, मैंने कहा यार अपने को डर लग रहा है। मैं कहा इनको डर लगता होगा। मैं कहा अपन तो इनसे कई गुना आगे निकल चुके हैं, आगे अपने करो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शायद कुछ फंबल भी मारे होंगे, कुछ किया भी होगी। पहली बार माइक था, जब आप माइक पहली बार पकड़ते हो, माइक पे पहली बार बोलते हो तो आपका थ्रो, आपको खुद की आवाज सुनाई देती है, तो बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उसमें पता नहीं था वो लेवल ऑफ म्यूजिक कैसे सेट होता है, लेवल ऑफ माइक कैसे सेट होता है, क्या ट्रेबल होता है, क्या बेस होता है, क्या क्या चीज होती है, क्या एको होता है, बहुत सारी चीजें होती है। धीरे धीरे वो चीजें भी समझ में आने लगी है ना। तो कर लिया, शो हो गया, अच्छा भी लगा लोगों को। तो वहां से एक एंकरिंग जर्नी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे मुझे आज भी याद है आपका भी एक इवेंट मैंने होस्ट किया था बड़ा बिजनेस का, और वो बहुत अच्छा रहा था ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आई स्टिल रिमेम्बर। तो अब उस समय मुझे लगता था कि यार मैंने छोटी एज में शायद कोई अच्छा कर लिया है। अब मुझे अच्छा लगता था कि भाई मैं इतने सारे लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, इट्स एन ब्लेसिंग फॉर मी, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, ये है। तो हाँ, तो ऐसे करके एंकरिंग करियर शुरू हुआ। उसके बाद में तो फिर कॉर्पोरेट शोज, वेडिंग्स, हल्दी संगीत, मायरा, रिसेप्शन, वरमाला, जो आप बोलो है, सब, मेहंदी, कार्निवल, जो आप बोलो है ना। उसके बाद में आपका बेबी शावर, मतलब आपको मैं बताऊं, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि एंकरिंग भी कितना बड़ा फील्ड है, आज की तारीख में बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप ये सोचते हो कि आप एज एन एंकर अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, आप करो। हाँ, ये बात है कि शायद ये जरूर हो सकता है कि इसकी एक लिमिट हो, क्योंकि एक आपके पास जब तक एक चार्म है और जब तक लोग आपसे बोर नहीं हो रहे, या फिर जब तक आप अपने काम में नयापन करते जा रहे हो, तब तक आप चलते जाओगे। बट फिर एक टाइम के बाद में फेड आउट तो आएगा, वो वाली चीज है। बट एंकरिंग बहुत बड़ा फील्ड है, और ऐसा भी नहीं कि एंकरिंग रुकती है, जो मैं मानता हूँ। मुझे तो खुद को लगता है मुझे एज एन एंकर परस्यू करना चाहिए अब थोड़े समय में फुल टाइम। और तो आपके पास में 25th एनिवर्सरी, आपके पास 50वीं शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टीज, शादियां, कॉर्पोरेट्स, आपका बेबी शावर है ना, मुंडन में भी अब तो एंकर बुलाते हैं यार, ठीक है। इनफैक्ट जो डेथ एनिवर्सरीज होती है, या जो तीसरा होता है जो बैठक होती है, उसमें भी एंकर बुलाते हैं, है ना। वो कौन सी मूवी थी, उसमें शायद मैंने देखा था कोई बैंड के याद तेरी आएगी, वो उस तरीके का कुछ, तो वहां भी वासेपुर के, हाँ, तो उसमें भी एंकर्स होते हैं। तो अब जैसे कहीं नहीं, पहले क्या होता था कि ना सिर्फ वेडिंग में काम मिलता था कि भाई शादियां आ रही हो, कुछ लोग हायर करते थे। अरे भाई बर्थडे तो श्राद्ध में भी होते हैं, लोग मनाएंगे ही मनाएंगे, ठीक है। और किसी का बहुत कोई लाडला है तो वो तो मनाएगा, अगर ग्रैंड्योर कर रहा है, होटल हायर कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो एंकर भी बुलाएगा। तो है, स्कोप है, मतलब आपकी निकल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, आप चला लोगे अपना घर। एंकर का मतलब ये होता है जो हुक करके रखे, जो लोगों को, ऑडियंस को हुक बांध के रखे। आपके हिसाब से वो कौन सी सीक्रेट रेसिपी है एक एंकर की होती है जो लोगों को बांध के रख पाती है? लोगों को बांध के रखने के लिए सबसे पहले आप जब स्टेज पर जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये ज्ञान है थोड़ा इसमें, पर ठीक है, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे, मैं क्या बोलूं, आप अपना टाइम इसमें निकाल दोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, यू हैव टू टॉक टू देम। जब आप बोलना शुरू करोगे और बात करना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके की फैमिली है, ज्यादा फन लविंग है, या फिर थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, या इनमें से कौन सा ग्रुप है जो आपके साथ में नाच सकता है और कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ बात कर सकता है। जैसे मैं कई बार अभी जाता हूँ इवेंट्स के अंदर, तो मैं ये देखता हूँ कि कई बार एल्डरली पीपल होते हैं, ज्यादा यूथ 4-5 लोग ही होते हैं, या फिर उनको भी हिचक हो रही होती है, ठीक है, जब तक वो बहुत ज्यादा वाइबी नहीं होते तब तक वो नहीं आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बात करना शुरू कर देता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पे जोधपुर से कौन कौन है बताइए, तो ऑब्वियसली बताएगा ना आदमी, हाथ तो खड़ा करेगा ही करेगा। तो वो चीज होती है। तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को समझो पहले, और समझने में भी आपके पास ज्यादा समय नहीं होता, पर ये कब आएगा, जब आप ज्यादा इवेंट्स करना शुरू कर दोगे। आप जितना स्टेज फेस करोगे, आप जितने पब्लिक फेस करोगे, उतना ही आप
सीखते चले जाओगे और समझते चले जाओगे ऑडियंस के बारे में, क्योंकि ऑडियंस तो हमेशा अलग होगी। पर एक बात है, स्टेज हमेशा वैसे ही रहने वाला है, मतलब आपको पता रहेगा कि करना क्या है बेसिकली। कोई टेक्निक कहीं पे काम आएगी तो कोई टेक्निक कहीं पर काम आएगी। और मारवाड़ी वेडिंग्स की अगर मैं बात करूं स्पेशली, कि मारवाड़ी वेडिंग्स में आपको क्या करना होता है, या राजस्थानी वेडिंग्स में, डोंट यूज एनी वल्गैरिटी। मारवाड़ी वेडिंग्स में तो आपको रिस्पेक्टफुली अपना दायरा, आप क्या शब्द यूज कर रहे हो, और हाथ जोड़ के और पैर छू करके ही आपको होस्ट करना है। अगर आप कोई भी एंकर हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई वांट टू से दिस थिंग, बॉम्बे, दिल्ली, कहीं पर भी मारवाड़ी वेडिंग अगर है, कीप योर दायरा, बी इन योर दायरा, कीप सर्टेन लिमिट्स ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ वर्ड्स। कहीं पे भी जा रहे हो आप, किसी भी तरीके की पार्टी है, किसी भी तरीके का हाई प्रोफाइल क्लाइंट है, बी इन योर दायरा, कीप दैट दायरा मेंटेन। मतलब जोक्स भी क्रैक कर रहे हो तो डबल मीनिंग जोक्स बिल्कुल ज्यादा मत करो। और वहां पे फिर वापस वही चीज लागू होती है, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इट इज, है ना। तो क्योंकि वो जनरेशन वहां पर है, जो जनरेशन को हम जनरेशन गैप समझते हैं अभी भी, वो है वहां पे स्टिल, है ना। आप जेनजी मिलेनियल नहीं हो सारे के सारे। जो भी थोड़े दिनों पहले हुआ था, आपको पता है, रणवीर अलाहाबादिया के साथ में, और वो जो समय रैना वाला केस। तो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, वेरी सेंसिबल व्हेन यू आर टॉकिंग। जब आप जोक्स भी क्रैक कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल, और किसके साथ कर रहे हो वो भी बहुत। तो इससे पहले आप एंकरिंग सीखो, आप अपनी ऑडियंस को समझो। एंकरिंग तो आप कर ही लोगे यार, क्योंकि फिर मैं वो कहूंगा, कोई कहेगा बोलना ही तो है, तो चलो बोलना ही है अगर एंकरिंग, तो वो एंकरिंग तो वो बोल तो आप लोगे, पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने बोलना है, किस तरह से बोलना है, वो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और वो आप तभी सीख पाओगे जब आप स्टेज करोगे। कोई कहीं से आप क्लास लेके आ जाओगे, कहीं से आप सीख के आ जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। स्टेज फेस करना पड़ेगा, वो करो। कम पैसों में करो, कोई बात नहीं, फ्री में करो। चलो मैं तो कहता हूँ फ्री में करोगे तो कुछ कहेगा भी नहीं कि यार पैसे थोड़ी लिए हैं, थोड़ी बहुत त्रुटि या गलती हो भी जाएगी तो मैनेज हो जाएगा, तो कर लो, एक्सपोजर मिल जाएगा, सीख जाओगे, स्टेज समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, आप और आपका स्टेज और आपकी ऑडियंस, यू विल रॉक। जैसे एंकरिंग और रेडियो एक बहुत बोल्ड फील्ड है, ठीक है, बिल्कुल है। और जनरली बट कुछ लोग किसी से इंस्पायर होते हैं, कोई पेरेंट से इंस्पायर होता है, कोई टीचर से इंस्पायर होता है, कोई पर्सनैलिटी से इंस्पायर होता है। आप किससे इंस्पायर हुए थे? मैंने जैसे आपको कहा ना, वक्त की जरूरत थी कमाना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद दुबई ही चला जाऊंगा, या फिर है ना, मैं पहले तो मुझे ऐसा लगता था मैं सीए करूंगा। तो मेरे मम्मी पापा को तो पता था, पूत के पैर पालने में दिख ही जाते हैं, तो उनको तो पता था, बट स्टिल मैंने क्यों कहा वो सपोर्ट किया, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। पैसों की कमी होते हुए भी उन्होंने मुझे बीआर जैन में ट्यूशन करने के लिए भेजा। करी तो मैंने कितनी, मेरा दिल जानता है, और एग्जाम भी क्या ही दिया मैंने। बट मेरे को ये भूत निकल गया मेरे दिमाग से कि मैं सीए नहीं बन सकता, मैं चार दीवार के बीच में बैठ करके पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं हूं। तो मैंने कहा अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो चार दीवार फाड़ के बाहर निकले। इसलिए बोल्ड फील्ड भी कैसे चुनी, तो ऐसे घर में कोई ऐसे मेरा घर में कोई इंस्पिरेशन नहीं था। घर में कोई ऐसा नहीं था कि कोई गा रहा है, बजा रहा है, रेडियो में है, या आर्टिस्ट है। बेसिकली धंधे वाले थे सब भाई यहाँ तो हाँ, बोलना शायद ही हो सकता है। मैंने अपने घर में देखा कि कई लोग बोलते बड़ा अच्छा है, उनकी आवाज भी बढ़िया है, टेक्सचर अच्छा है आवाज का, तो मेरे को लगता है शायद वो मुझे विरासत मिल गई, पर कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं करी तो वो हुआ नहीं, मैंने कर ली। और मैं ही अपने घर में ऐसा हूं एकमात्र आदमी, पूरी मेरी मतलब एक्सटर्नल फैमिलीज में भी, मतलब कोई भी मीडिया में नहीं है, ये मैंने देखा है। आई एम द ओनली वन हु इज इनटू मीडिया एंड हु इज डूइंग एंकरिंग, ठीक है। इनफैक्ट पूरे जोधपुर में भी नहीं है कोई मेरी फैमिली के अंदर। एक्सटर्नल फैमिलीज बोल दिया ना, खैर मैंने बाहर भी कहीं नहीं है। तो हुआ ये कि मैंने फिर सोचा मैं टूरिस्ट गाइड बन जाऊंगा, और टूरिज्म वाला मेरे को कीड़ा हमेशा से था, जो मैंने ट्रैवल कंपनी करके और मैंने अपना वो कीड़ा पूरा किया। तो मैंने, मेरे घर पर इतने अंकल आए, वो सेल्स करते थे, तो मेरी मम्मी का ब्यूटी पार्लर था, स्टिल शी डू। तो वो कुछ प्रोडक्ट्स लेके आते थे, तो उन्होंने एक दिन मेरे को ऐसे बैठा, वो भी सिंधी थे, कि बेटा क्या सोचा है, क्या करना है आगे। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, टूरिस्ट गाइड बन जाता हूँ। क्यों? मैं हमारे यहाँ से आते थे, मैं कहा अपने यहाँ से आते हैं घर से, अपन वैसे दिखा ले जाते हैं, ये मेहरानगढ़ है, ये मेरे को बढ़िया लगता है बात करना लोगों से, मेरे को अंग्रेजी में भी बात करना अच्छा लगता है। तो लेकिन यार मैं कहा बोलने का शौक है, तो बोले बोलने का शौक है तो काम रेडियो ज्वाइन कर ले, आरजे बन जा। ये क्या होता है? तो मैंने जा करके गूगल पर सर्च किया, क्या है पता नहीं, पर इतना कुछ मिला नहीं। आप अभी सर्च करोगे तो यू विल नॉट फाइंड मच अबाउट इट। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे इंटर्नशिप होती है, और मैं भाई साहब जोधपुर के सारे मैंने लिखे, कौन कौन सा, मेरे को भी याद है कितने रेडियो स्टेशन है, क्या है क्या। उस समय मैंने खोज के मैंने सब जगह घूमना चालू करा। बिग एफएम का ऑफिस बंद हो गया था, और रेडियो मिर्ची था, और
माई एफएम था और रेड एफएम था। पहले इंटरव्यू में रेड एफएम में ही देने आया था इंटर्नशिप के लिए। बोले कि क्यों बनना है आरजे? मैम लाइफ अच्छी होती है, क्या पे काम करो, आप घूमो। मैं तो उस बात को भी सीरियस, मैं तो घूमूंगा। अब मैं कहीं से गाड़ी जुगाड़ के, कहीं से क्या जुगाड़ के, और मैं घूम रहा हूँ। एक बार मैं माई एफएम में गया था। माई एफएम में जब ऑफिस बॉय जो है निमाराम जी, जिस कंपनी के लिए मैं भी काम करता हूँ, उन्होंने मेरे को बाहर से रवाना कर दिया कि अभी तो कोई नहीं आपका लाना, ये ठीक मामला है। और उसी कंपनी में मैं आज काम कर रहा हूँ, 8 साल हो गए काम करते हुए। 1-2 बार मैं और गया। एक दिन उन्होंने ऐसे ही कहा कि रोज आता है, मिला देते हैं। तो उन्होंने मुझे वहां पर जो अधिकारी थे या बॉस थे उनसे मिला दिया। क्या करते हो? मैं कहा इवेंट्स करते हैं, और ऐसा करके तो ऐसे करके रेडियो की जर्नी शुरू हुई। मतलब बेसिकली मेरे को सर आरजे बनना है, ऐसा करे। जब आरजे रेक्स के साथ में आप काफी क्लोजली काम करते हैं, हाँ। मतलब उनको काफी लोग बहुत एज ए इंस्पिरेशन भी देखते हैं, लोग बहुत सोशल मीडिया पे उनकी अच्छी एक फॉलोइंग भी है। उनसे अगर कुछ क्वालिटी आपको सीखने को मिले तो आपको क्या लगता है व्हाट्स द वन क्वालिटी जो उनसे सबको सीखना? कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। मैंने रेक्सर को इतनी जगहों पर देखा है, कई बार अप एंड डाउन सिचुएशंस में भी देखा है, बहुत जगहों पे देखा है मैंने रेक्सर को। क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने सालों से उनके साथ में काम कर रहा हूँ, तो मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा। सबसे पहले तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ रेडियो में। ये बात में कोई दोहराई नहीं है कि मुझे रेडियो में लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट स्टेप फॉर मी टू गेट इन टू रेडियो आफ्टर निम्बाराम जी। डेफिनेटली आई कैन नॉट फॉरगेट हिम। तो हाँ, उन्होंने सिखाया। तो कंसिस्टेंसी, लगातार काम करते रहना, मतलब उनको कभी रुके नहीं है। अब पिछले इतने सालों में मैंने उनको देखा होगा, मतलब कभी वो बीमार पड़े होंगे या फिर कुछ करे होंगे तो वो रुके नहीं। और डेडिकेशन वही, मतलब आज उनको 17 साल उनको हो गए माई एफएम में काम करते हुए। उनका वो डेडिकेशन और वो कंसिस्टेंसी कभी कम नहीं हुआ, और उसके उस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी उन्होंने दिया भी वापस, है ना। उनसे ये भी सीखने को मिलता है कि आप अपने कितने जॉब्स को स्विच करते हो, आप कितनी जगह से इधर उधर होते हो, बट आप अगर एक जगह लग के काम करते हो तो वो डेफिनेटली आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आपको रिटर्न लाके देता है, जो मुझे भी दिया जी। तो वो चीज है। जो भी इंडस्ट्री लाइमलाइट में होती है उसके पीछे डार्क साइड जरूर होती है। बॉलीवुड की भी डार्क साइड है। इंस्टाग्राम पर भी आप अगर देखोगे तो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल के फेम पाने के लिए क्या क्या करते हैं। फेम मिल जाता है, फिर लोग कुछ कमेंट्स करते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत डार्कर साइड रहती है इन चीजों में। रेडियो की भी कोई डार्क साइड है? सी डार्क साइड अब तक मैं तो ऐसा सच देख नहीं पाया कोई। हाँ, ये जरूर है कि अपॉर्चुनिटी वाइज जब ऐसा होता है कि जब आपको नहीं मिलती तो आपको थोड़ा सा स्विच करना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं। तो ऐसी कोई डार्कर साइड कुछ भी नहीं है। उल्टा आपको तो रेडियो जो है वो आपको सिखाता ही है नेटवर्किंग करना, बात करना, तो ये सारी चीजें हैं, मेरा ये मानना है। अगर आज की डेट में किसी यूथ को रेडियो जॉकी बनना है, एंकर बनना है, तो उसके लिए आप रोड मैप क्या देना चाहेंगे? जो भी आपके शहर में लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे जाके मिलो, उनसे बात करो। दूसरी चीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है, मीडिया कंपनीज इंटर्नशिप्स ऑफर करती है, उनमें आप जाकर के इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप में आप सीख पाओगे कि आप सच में परफेक्ट मटेरियल हो या नहीं। आप अपने आप को भी आजमाओगे और वो इंडस्ट्री भी आपको आजमाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप उस टाइम पर उसी इंडस्ट्री के अंदर और भी दूसरी जो प्रोफाइल्स होती हैं उनके बारे में भी अब आपको जानने को मिलता है। अब ऐसा थोड़ी है कि रेडियो के अंदर सिर्फ एक रेडियो जॉकी काम कर रहा है, उसके पीछे बड़ी टीम काम कर रही होती है। जैसे मैं था, अब जब मैं प्रोड्यूसर बन गया तो उसके बाद में बहुत सारी वैकेंसीज आई आरजे बनने के लिए। मतलब मेरे अंडर में जो इंटर्न्स आए थे वो सीख करके आरजे बन गए। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि अब आपको आरजे नहीं बनना। मैंने कहा मैं खुश हूं यार जो मैं कर रहा हूं उससे, मैं फिर ये लीग चेंज करके वहां क्यों जाऊं। ये चीज है। तो आई गेस रोड मैप यही है कि आप अपने फील्ड के, उस फील्ड के अच्छे लोगों से मिलो। दूसरा, इंटर्नशिप्स करो। तो ये चीज जो है ये आपको उस जर्नी पर जो है हेल्प करेगी बढ़ने में। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं, कैसे बना जाता है? हर इंसान के पास में आवाज तो है, हर इंसान के पास में अपनी खुद की स्ट्रेंथ है बोलने की। तो अच्छा पब्लिक स्पीकर तो ये है कि आप किस बारे में बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, और आपका नॉलेज कितना है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। स्टार्टिंग कोई एक स्पेसिफिक नीश पकड़ना चाहिए या हर तरह के, मतलब आप जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड के बारे में अगर आपको नॉलेज है और अगर आप किसी से भी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो आप अच्छे स्पीकर हो। सिंपल। अगर आपके पास में नॉलेज ही नहीं है तो आप बोलोगे क्या, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं तो आप बोलोगे क्या। फिर कम्युनिकेशन तो सेकंड स्टेप है उसका। व्हेन यू हैव नॉलेज, व्हेन यू हैव थिंग्स, देन व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, आप लोगों को समझाने में सक्षम हो, यू आर अ गुड स्पीकर।
और फिर मैं ये नहीं कहूँगा, वो ज्ञान नहीं दूंगा, आप अच्छे स्पीकर्स को सुनो, आप किताबें पढ़ो, आप इंग्लिश मूवीज देखो, ये सारी चीज़ें बहुत सालों से चलती आ रही है और ये सारी सारी चीज़ें लोगों को पता ही है। बट मैं कहूँगा आप सब स्पीकर्स हो, आपके सबके लाइफ के जो है मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप जनरली भी तो देखो ना, आप किसी को अपने घर में भी बैठकर एक सलाह तो देते ही हो ना। एक टाइम पर आप क्या कर रहे होते हो, आप एक आदमी को सलाह दे रहे होते हो, एक टाइम पर आप एक बड़ी ऑडियंस को संबोधित कर रहे होते हो। अब बड़ी ऑडियंस को संबोधित करने के लिए आपका नॉलेज उस लेवल का होना चाहिए कि आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, और दूसरा आपको बड़ी ऑडियंस को समझाने के लिए उस तरीके की भाषा और शब्दों का यूज करना होता है, पर वो ऑटोमेटिक बाय द टाइम आ जाता है। ये ठीक, बस मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बाकी कहानियां हर किसी के पास है। आज जैसे स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, मतलब वो स्टेज पे आए या उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, तो आज आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पता है कि जहाँ पे वो सीख सके, का कोई कोर्स हो या ऐसा कुछ जो पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग करना, बोलना सीख सके? आजकल का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, वो आपके खुद के हाथ में और आपकी जेब में है, मोबाइल फोन। उससे आदमी वो भी सीख रहा है जो सीखना चाहिए, वो भी सीख रहा है जो नहीं सीखना चाहिए। लेकिन नॉलेज काफी स्कैटर्ड है पूरे इंटरनेट के अंदर, तो स्पेसिफिक कोई प्लेलिस्ट है, ऐसा कोई कोर्स है जो आप? स्पेसिफिक पब्लिक स्पीकिंग के रिगार्ड में तो मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली, लेकिन हाँ ये जो मैंने आपको कहा कि आपके आसपास जो लोग हैं या कुछ अच्छे स्पीकर जिनको आप देख रहे हो, तो आप हाँ उनसे जरूर आप बात कर सकते हो। आप जाकिर खान को फॉलो करते हो? फॉलो तो नहीं करता, पर मैंने सुना है, देखा है, एंड आई लाइक हिम पर्सनली। पिछले कुछ सालों में मैं किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को देखता हूँ, तो उसमें जो उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, अगर कपिल शर्मा के बाद में अगर किसी को इतनी बड़ी ग्रोथ मिली तो जाकिर खान की है। और जब उनके कंटेंट को देखते हैं तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा यूज लिया है। स्टोरी टेलिंग ही है जिसकी वजह से लोगों को वो रोक के रखते हैं। उसके बाद में मैं फिर आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स को देखता हूँ, आप भी स्टोरीज का बहुत ज्यादा यूज लेते हो, कहानी और किरदार आपने ऐसे शुरू किया, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? कहानी किरदार के पीछे की स्टोरी ये है कि पहले तो जाकिर खान बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड वेरी आई से ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। उन्होंने जिस तरह से अपनी जर्नी को जिया है। फिर बात करता हूँ कहानी किरदार के बारे में, तो कहानी किरदार बिल्कुल ऐसा था कि जब मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो मैंने जब बाहर लोगों को देखना शुरू किया तो मुझे हर इंसान में कहानी नजर आती थी। अब आप जब अपने यहाँ से जब आप घर जाओ तो आप देखना, नोटिस करना आप हर आदमी को, कचरा बिनने वाला, ठेले पर काम करने वाला, मर्सिडीज में घूमने वाला, या फिर किसी दुकान पर काम करने वाला, कोई बिजनेसमैन, हर आदमी में आपको कहानी नजर आएगी। हर आदमी की लाइफ में स्ट्रगल है, अप एंड डाउन है, मतलब आप हर आदमी की कहानी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और बोल सकते हो। तो जब मैं देख रहा था कि बड़े बड़े लोगों पे बायोपिक बन रही, मैंने कहा अपने आसपास के लोगों में भी तो कहानियां हैं, इनको क्यों नहीं कोई पूछता है, ना कोई मीडिया कवर करता है, ना कोई बात, क्योंकि किसी को कुछ मिल नहीं रहा बदले में। नेगेटिव होगा तो बताएंगे वो मीडिया वाले। हाँ, नेगेटिव होगा तो उसे मसाला मिलेगा तो बताएंगे। मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट देम। तो वहां से जब कहानियां जब मिलने लगी तो इंस्पिरेशन भी मिली, सीखने को भी मिला और खुद को भी हिम्मत मिली कि नहीं यार, अपनी लाइफ में इतना बड़ा कुछ नहीं जितना इनकी लाइफ में हुआ है। किसी ने अपने किसी क्लोज वन को खोया है, किसी ने कुछ ऐसा खोया है अपनी लाइफ में जिसके बारे में अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहानी किरदार को जो है मैंने कभी ऐसे सेल भी नहीं किया, कभी बेचा भी नहीं उसको। कभी किसी ने कहा कि यार हमारा पैसा लेके बना दो, तो मैंने कहा नहीं, पैसा तो मैं नहीं लूंगा, आप दोगे तो भी नहीं लूंगा। अगर लगता है कि कहानी है, सच में कहानी तो होगी, आपकी भी कहानी होगी, पर लगता है कि यार नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं, वो ऐसे ही कर लेंगे। तो ये कहानी किरदार के पीछे एक रहा। और दूसरा रीज़न ये था कि जब मेरे को आरजे बनना था तो मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि भाई अगर तुम्हारी आवाज़ में दम है तो ऐसा तो सोशल मीडिया पर जाकर के बोलो ना, अगर तुम्हारी आवाज़ में दम होगा तो लोग सुनेंगे। तो जब कहानियाँ लोगों को पसंद आने लगी, लोगों ने सुनी, तो बड़ा मज़ा आया। अभी तो चलो ठीक है, कुछ ठीक ठाक फॉलोवर हो गए हैं, लेकिन है ना, जब मैंने अपनी पहली कहानी अपलोड करी थी तो वो एक मिट्टी वाला करके है अपने जोधपुर में, उसकी कहानी थी। तो पहली कहानी जब इतने कम फॉलोवर थे, मतलब ज़्यादा 3,000 फॉलोवर ही थे उस समय पे, वो कहानी 10,000 क्रॉस कर गई। तो मेरा शायद मैंने कहा यार क्या बात है यार, इतनी खुशी हुई, मतलब मैंने कहा 10,000 व्यूज़, क्या बात है। मैंने कहा इस पर काम करते हैं। तो फिर कहानियाँ वायरल हुई, अच्छा लगा लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तब आपको हिम्मत मिलती है कि आप और करो, नहीं तो आप टूट जाते हो, आप कब तक करोगे। ये चीज ऐसा कभी हुआ है कि किसी कहानी को रिकॉर्ड करते करते आप खुद इतना इमोशनल हो गए कि आपको स्टॉप करके पहले अपने आंसू पूछने पड़े? नहीं, आंसू जैसे तो कुछ नहीं आया, क्योंकि ये ना उतना मैं कहूँगा शायद मन पक्का है या फिर क्या। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि कहानी किरदार का एक भी कहानी जो है वो ऐसी नहीं है कि जो आपको ना सिखाए।
है ना। कहानी किरदार की हर कहानी इंस्पिरेशनल है। जो एक दो कहानी मुझे बड़ी पसंद आती हैं जिनके बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो है एक कहानी जो अभी मैंने रिसेंटली डाली थी थोड़े दिनों पहले, एक चाय वाले की कहानी जो है, नागौरी टी स्टॉल पावटा से आगे, उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया, ठीक है ना। ही इज़ द ओनली वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ नाउ फॉर द फैमिली एंड फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन। अभी इस उम्र में भी शायद वो 70-80 साल के हैं, मैं शायद बड़े, इससे भी बड़े हों, तो मेरे को उनकी उम्र याद नहीं अभी, पर इतने तो हैं ही हैं। तो इस उम्र में भी वो जिस लगन से काम कर रहे हैं, और आज हम जब 30 साल के होकर के हम हार जाते हैं, तो हम पर तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें देख करके सीखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी के साथ में। मैंने देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों की यूथ के साथ में। जब आप बात करते हो तो वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम यूथ परेशान हो जाते हैं। मैं भी होता हूँ, आप भी होते होंगे। हम लोगों में पेशेंस ख़त्म हो चुका है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोगों को हमारे बड़ों की सुननी नहीं है, फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सही बात है। और जेन जी में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। मिलेनियल्स तो फिर भी थोड़ा बहुत रिजेक्शन हैंडल कर रहा है। हाँ, जेन जी में तो ये हो रहा है कि जॉब के पहले इंटरव्यू में ही अगर थोड़ा बहुत भी रिजेक्शन आ गया तो एग्जैक्टली, वापस दूसरे जॉब पर भी जाने का मन नहीं कर रहा, सीधा बोले बिजनेस करेंगे। हाँ, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। यस। आपको इंस्टाग्राम स्टार्ट किया कितना टाइम हो गया, कौन सी ईयर में चालू किया? मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, आई गेस, जो मैंने कंटेंट डालना शुरू किया तो मेरे को लगता है 2-3 साल तो हो गए हैं, 3 साल शायद, हाँ। मतलब क्या चीज आपके लिए काम करे इंस्टाग्राम पे, और जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको आप वो बताना चाहेंगे कि ये गलती ना करें और ऐसा आपको करना है? मैं ये कहूँगा कि पहले तो कंसिस्टेंसी है ना, वो आप कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी अगर मैं भी तोड़ूंगा तो फर्क आएगा। मैंने कंसिस्टेंसी बीच में तोड़ी थी तो मेरे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा, फॉलोअर्स लाइक्स के पीछे मत भागो। मैं नहीं भागा, मुझे खुशी जरूर होती है जब कोई अच्छी वीडियो हो जाती है, पहुंच जाती है, पर डीमोटिवेशन नहीं आता कि भाई पहला वीडियो जो था वो इतना चला गया, दूसरा वीडियो जो इतना नहीं गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी एक सीरीज शुरू करी है मंदिरों से जुड़ी हुई। तो पहला वीडियो जो था वो हमने गणेश गजानन जी का किया था। वो वीडियो मेरे को लगता है अभी वो शायद 1-1.5 लाख पहुंच गया है, 1,20,000 शायद, है ना। तो 1,20,000 बड़ा नंबर है आपके लिए। तो दूसरा वीडियो जो था वो भी बहुत बढ़िया वीडियो था। वो आपका मसूरिया मंदिर पर था। वो वीडियो 15,000-16,000 ही पहुंचा। लेकिन हमको कोई डिमोटिवेशन नहीं हुई उसके अंदर कि अरे यार वो तो इतना पहुंच गया और ये ना, अरे जरूरी थोड़ी है हर दिन एक जैसा हो। आप तो डालते जाओ शांति से, ऊपर वाला अपने आप देखेगा। या आपको आपका जो जनता है जो देख रही है आपको, और वो आपको अपने आप देखेगी आपका कौन सा वीडियो वायरल होना है नहीं होना है। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, क्वालिटी कंटेंट, मतलब आप वायरल होने के पीछे अगर आप कुछ भी डाल रहे हो तो उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, उसके बाद में कुछ भी नहीं। और वायरल हो भी जाओगे तो क्या कर लोगे? अगर आप अच्छी चीज के लिए वायरल हो रहे हो तो आपको कोई इंसान इज्जत से याद भी करेगा। अगर आप सिर्फ वायरल होने के लिए वायरल हो रहे हो तो आपसे कोई इंस्पिरेशन क्या लेगा, और फिर आप क्या सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हो? ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। और सब कुछ सोशल मीडिया नहीं है। मैं आपको बता दूं, शायद कुछ अच्छे क्रिएटर इस बात से एग्री करेंगे कि वो अपना कंटेंट डालने के बाद में सोशल मीडिया टच भी नहीं करते हैं। मैं खुद, मेरा पर्सनली, अगर आप इंस्टाग्राम का आप यूज टाइमिंग देखोगे ना तो आपको पूरे दिन में मैक्स टू मैक्स 15 मिनट मिलेगा, मैक्सिमम 15 मिनट। और लोग 4-4 घंटे इंस्टाग्राम चला रहे हैं। मतलब हम जो क्रिएटर्स हैं हम तो इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे, जो नॉन क्रिएटर है वो इंस्टाग्राम ताबड़तोड़ यूज कर रहे हैं, एकदम चकाचक। और उनको ये नहीं पता है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, जो लोग यूज कर रहे हैं उनके ऊपर, कि भाई ये यूज करके आप अपने ही मेंटल हेल्थ की वाट लगा रहे हो और कुछ भी नहीं है। और ऐसा मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, अपने आसपास ही करते हुए देखा। तो मैं ये कहूँगा कि इसके यूजेज को कम करो, और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो भी है वो सब कुछ नहीं है। और जो क्रिएटर्स हैं वो कंटेंट लगातार डालें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और अच्छा कंटेंट डालें। अब अच्छा और गलत की वो परिभाषा जो है वो उनके लिए क्या है वो मुझे नहीं पता। मेरे लिए अच्छे कंटेंट की परिभाषा ये है कि मैं शायद कुछ इन्फॉर्मेटिव डिलीवर कर पाऊँ, या फिर मैं कुछ सिखा पाऊँ खुद सीख करके। यही मैं करता रहा हूँ। आप जितने भी मेरे वीडियोस देखोगे उसमें आपको सब कुछ यही मिलेगा, इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं देखने को। हमने भी उसी मोटिवेशन से इस पॉडकास्ट की शुरुआत की, ताकि हम लोग उन्हीं माइंड्स को लेके आ पाए जहां से कुछ सीखने को मिला हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ बिजनेस लेसन्स दे सके और अपनी बात लोगों तक रख सके। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, लगभग उस बात को 1 साल हो गया होगा, बिल गेट्स इंडिया में आए। और इंडिया में आने के बाद मिलते हैं सबसे पहले डॉली चाय वाला से। अब डॉली चाय वाले की तो जिंदगी बदल गई रातों रात। उसके बाद तो उसके दुबई के वीडियोस आ रहे हैं। और वहीं एक तरफ मैं ऐसे क्रिएटर्स को देख रहा हूँ जो बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, बट फिर भी उनके
फॉलोवर काउंट डॉली चाय वाला से कम है, ऐसे में वो अपने आप को डिमोटिवेट कर बैठते हैं। उनको आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले डॉली चाय वाला क्रिएटर नहीं था, ठीक है, डॉली चाय वाला था, ठीक है ना। अब ये बात और है कि चाय वाला बहुत कुछ करता है आज लेकिन देखो वो उसकी किस्मत थी, ठीक है, बिल गेट्स मिल लिए, हो सकता है बिल गेट्स किसी और चाय वाले से मिलते तो वो फेमस हो गया होता, ठीक है, पर ठीक है वो मिल लिए। और बिल गेट्स के आने से पहले डॉली चाय वाला कितना फेमस था मुझे नहीं पता, पर ठीक है वो उसकी किस्मत है, और वो क्रिएटर नहीं है, वो समझो आप उस बात को। और डॉली चाय वाला भी कितना, अब बात होती है क्या उतनी जितनी पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। हाँ ठीक है, वो डॉली चाय वाले की जिंदगी बदल गई, वो बात अलग है। तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी, आपकी जिंदगी में भी एक दिन कोई बिल गेट्स आएगा जो आपको देखेगा और आप भी कहीं ना कहीं पहुंचोगे, तो उस समय के लिए रुक जाओ। और अगर फिर भी वहां कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि शायद कुछ और लिखा होगा ऊपर वाले ने। चेंज योर स्ट्रीम, चेंज योर स्ट्रीम, चेंज योर माइंडसेट है ना। कंटेंट प्रेफरेंस कुछ पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ये बात तो तय है भाई। जब मैंने अभी रिसेंटली मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, और मैं ये कहूँगा कि मैंने वहाँ एक चीज सीखी कि हर दिन हर क्षण चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं। आपको क्या लगता है, अगर हर वक्त चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस बदल रही है, वक्त बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, आप नहीं बदले हो गया पिछले कुछ समय में, बदले ही होंगे ना। तो जब ये चीज़ें बदल रही है तो आपकी परिस्थितियां या आप जो चीज़ें सोच रहे हो वो भी बदलेंगी, और ज़िंदगी सबको मौके देती है आगे बढ़ने के। आप बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो आपके ऊपर है, और ठीक है ना, कोई कहीं रह जाता है तो कोई कहीं रह जाता है, क्या फर्क पड़ता है। एक पिछला सवाल मेरा रह गया, जैसे आपने बताया आप इंस्टाग्राम के ऊपर आप कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करना जरूरी है, आप भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें फिर कंटेंट लाइब्रेरी आप बनाकर रखते हैं? कितने दिन की कंटेंट लाइब्रेरी बना? कभी बना पाते हैं, कभी नहीं बना पाते हैं। और ये भी एक चीज है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए प्रेशर नहीं लेना है, नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कोई बाहर किसी का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा अगर आपके पेज पे कंटेंट नहीं जाएगा, तो ना आपका कुछ बिगड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन कंटेंट, मैं हमेशा खुद को इस चीज के लिए मोटिवेट करता हूं कि जिस दिन मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, मेरे पास तो कम ही फॉलोवर थे। अगर मैं उधर से इधर आ गया तो आज तो मेरे पास इतने बड़े फॉलोवर है ना, तो मैं इधर से उधर और आगे जाने में क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं बनाऊंगा, 1 महीना कंटेंट नहीं हो रहा मुझसे तो। और क्रिएटिव फील्ड है, आप प्रेशर करके थोड़ी खुद को काम करवा सकते हो। आप लेबर तो हो नहीं कि भाटा उठा करके रख के आना है। क्रिएटिव काम है, शांत मन होगा तो अपने आप होगा, और अच्छा करोगे उल्टा। तो अगर नहीं हो पा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक अ ब्रेक, टेक योर टाइम, आराम से करो, बिल्ड क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी क्या है आपके लिए, परिभाषा क्या है वो आप जानते हो, और आपको नहीं पता क्वालिटी क्या है तो गो फॉर इट, फाइंड इट आउट, बट गिव समथिंग फ्रूटफुल टू द पीपल फ्रॉम योर वीडियोस। कई वीडियोस जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद लॉजिक नहीं था बनाने का, पर बना लिया, पर वो वायरल भी हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी आपने वो देखा होगा, एक वो रील वायरल हो रहा था, उसमें वो चलने वाला और वो ऐसे करके नाचने वाला, वो वाला, और वो ट्रेंड था, तो ठीक है, ट्रेंड था तो सबने किया उसको। एक वो था ग्लास के नीचे वो टॉर्च लगाकर हर कोई हल्दी डाल रहा था, उसके अंदर क्या डाल रहा था, पानी के अंदर, पानी की ग्लास थी, नीचे टॉर्च लगा दी और ऊपर से हल्दी डाल रहा है और फिर उसके वीडियोस बना रहा है। वो भी राइट। अगर क्रिएटर्स की बात करें, अगर मैंने अभी जैसे कुछ फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को देखा, एक देवी जी आती है और बोलती है आई बेट यू डिडंट नो दिस, आई बेट यू डिडंट नो दिस। उसके बाद में वो बताती तो कुछ नहीं है, अल्टीमेटली उनको अपना बॉडी पार्ट शो ऑफ करना होता है। और वो क्रिएटर्स इतना मतलब फॉलोवरशिप लेके बैठी है। उन्होंने रिसेंटली एक रील डाली कि उनको एक रील प्रमोट करने पे 35 लाख रुपए मिल रहे हैं। ब्रांड्स और बिजनेसेस उनके पास भी जा रहे हैं, और वहीं क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स इसी वजह से परेशान होते हैं कि उनको एक भी डील नहीं मिल पाती। तो अब बिजनेस ओनर भी ऐसी बात नहीं है, शुरुआत में गलती करता है, उसके बाद में उसको सीख मिल जाती है कि यार मैं गलत क्रिएटर के पास चला गया, फॉलोवर काउंट देख के मैंने उसको प्रमोशन दे दिया, बट एक्चुअली मेरा पैसा डूब गया। अगर किसी बिजनेस ओनर को आप सलाह देना चाहोगे कि किसी इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएटर को कैसे जज करे कि मुझे इसके पास में अपना कंटेंट प्रमोशन के लिए देना चाहिए या नहीं, तो आप उसको कैसे गाइड करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने कंटेंट को देखो कि वो किस तरीके का वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है ना। क्या आप खुद अगर एज अ क्रिएटर होते तो क्या आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते, है ना, पहली बात तो ये है। और हाँ, डेफिनेटली देखो, फॉलोअर्स, व्यूज़, ये किसी बिजनेस ओनर के लिए मैटर करते हैं, क्योंकि वो पे कर रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, वो तो आपको देखना है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, है ना। एज अ क्रिएटर आपको देखना है, वो नहीं देखेगा। उसको तो यही है ना, उसको तो ये लगेगा कि भाई ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मेरा कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा होगा, वो तो यही देखेगा। कन्वर्ट कितना होता है वो बात की बात है, बट आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हाँ, वो फिर भी वो किस तरीके का कंटेंट बना रहा है ना, उसको किस तरीके के लोग देख रहे हैं,
है ना, वो आपको थोड़ा सा देखना जरूर चाहिए, एक फिल्टर जरूर आपको लगाना चाहिए, और उसके बाद में आपको आपका क्रिएटर चुनना चाहिए, मेरा ये मानना है। ऑल्सो गिव चांस टू न्यू क्रिएटर्स ऑल्सो। आप बड़े क्रिएटर्स को तो देते ही हो, गिव चांस टू न्यू क्रिएटर ऑल्सो। भले ही आप उनको ज्यादा बड़ा ना पे कर पाओ, उनका डिजायर्ड अमाउंट पे ना कर पाओ, बट अप्रोच देम, बात जरूर करें आप उनसे, क्या पता कुछ नया कंटेंट या नया कोई आइडिया निकल करके आ जाए। और आजकल वो टाइम गया जब आप एक बेसिक वीडियो बना करके डाल दोगे, आपको कुछ क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी। जब तक आपके वीडियो में क्रिएटिविटी नहीं होगी तब तक आपका वीडियो चलेगा नहीं, ये मैं अभी भी मानता हूँ, है ना। और मुझे लगता है मैं आगे भी मानता रहूँगा इस बात को लेकर के। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई प्रमोशनल वीडियो अगर मैं करूँ, मैं रेयर करता हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आता उतना करने में प्रमोशनल कंटेंट, तो मैं यही सोचता हूँ कि इसमें कुछ क्रिएटिव एंगल जाए ताकि लोग उस वीडियो को देखें, तब मजा आए, ताकि चार लोग पूछने चाहिए ना यार कहाँ से बनवाया यार, और तभी तो लोग देखेंगे आपका वो वीडियो, नहीं तो क्यों देखेगा। नहीं तो आप भी, जब तक आपका भाई का वीडियो नहीं होगा तब तक आप शक आपके लिए कंटेंट क्रिएशन की केपीआईज क्या है? कि व्यूज है, फॉलोअर्स है, एंगेजमेंट रेट है, शेयर्स है, क्या है? आजकल मुझे नहीं लगता कि क्या पैरामीटर है आपके रील के वायरल होने का या फिर है ना आपके रील के लोगों तक पहुंचने का, बट मुझे ये लगता है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा कंटेंट जा रहा है, मैं लोगों में बना हुआ हूँ। वही जो मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था, वही मैं कहूँगा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। मैं कंटेंट अगर बनाऊंगा ही नहीं, अगर मैं डालूंगा ही नहीं, तो मेरे लिए क्या फिर ना, क्या मेरी रील वायरल होने के चांसेस हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप जब कंटेंट डालना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका किस तरीका जो है लोगों को अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है, और लोग आपको खुद सजेशन देते हैं। आप देखिएगा, लोग आपको कमेंट करके बताएंगे, है ना। जैसे अभी हमने जो मंदिर वाली जो वीडियो हमने शुरू करी है सीरीज, उसमें हम बोलते हैं कि अगला मंदिर कौन सा हो हमारे वीडियो में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लोग बाकायदा लिखते हैं कि नागणेशी माता मंदिर, ये माता मंदिर, वो मंदिर, हमें उनके बारे में जानना है या उनके बारे में आप बताइए। तो आपको अगर, और आपके लिए बहुत आसान है, आप कहते हो ना कैसे अप्रोच करें, आप जब उन लोगों को मैसेज करोगे ना तो वो आपको खुद डिटेल दे देंगे, वहां पे पंडित कौन है, वहां की कहानी क्या है, वहां की हिस्ट्री क्या है, वो खुद बता देंगे आपको। ये भी होता है। तो आप डालो, मैं तो ये कहता हूँ डालो, फिर आपको मजा आएगा। फिर आपको सारे जो आप कह रहे थे कि केपीएस जो है, केपीआई आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और व्यूज, लाइक, शेयर्स मैटर नहीं करते हैं, अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, आप डाल रहे हो कंटेंट, और एक वीडियो ऐसा होगा जो आपको करके आपके रातों रात आपके फॉलोअर्स बढ़ा देगा। वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि आप तो पूरी टीम लेके घूमते हो, आपके पास में कैमरामैन होते हैं, बाकी लोग तो मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं, आप सब चीजों को प्रोफेशनली मैनेज करते हो। तो आपके हिसाब से एक रील पे मोटा मोटी आप कितना खर्चा कर देते हो? डिपेंड करता है कि वो रील जो है वो वीडियो मोबाइल से शूट हो रही है या कैमरे से शूट हो रही है। बट अगर मैं बेसिक बात करूं तो देखिए, एक रील को शूट, एडिट और अपलोड करने पर मिनिमम 3,000 का खर्चा तो है ही है, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। फिर आप कितने इक्विपमेंट उसमें डालते हो, कितने आर्टिस्ट उसमें जोड़ रहे हो, क्या आप उस किससे एडिट करवा रहे हो, कितने बड़े लेवल का एडिट है वो, कितनी क्रिएटिविटी है उसमें, उस लेवल पर भी हो जाता है। फिर आप किस लेवल पर, किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हो, किसके प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हो, वो मैटर करता है। बट एक मिनिमम भी कॉस्ट अगर आप मानो, एक नॉर्मल, आज की तारीख में नॉर्मल जिसने अभी भी शूट करना शुरू किया है, तो वो भी आपसे 1200-1500 रुपए लेगा शूट करने के, और 1200-1500 रुपए लेगा एडिट करने के। 3,000 रुपए तो मिनिमम है आज के टाइम में, ये है। फिर आप किसी क्रिएटर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी रील सिर्फ 4,000, जब उसकी लागत ही घर की 2-3 हजार रुपए आ रही है। हाँ, बिजनेस ओनर्स चाहते हैं कि 2,500-3 हजार में नए क्रिएटर्स बना ले। हाँ, आपके पास 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स नहीं है, तो आप 2,500-3 हजार रुपए में आप हमारा कंटेंट शूट कर लीजिए। तो मेरे लिए यही डिलेमा था यार, क्योंकि अब मैं खुद कंटेंट क्रिएशन में जा रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, पता है इतना पैसा लग रहा है, तो आप हमसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो हम 2,500-3 हजार में आपका प्रमोशन कर लें। एग्जैक्टली। अब जैसे कई क्रिएटर्स होते हैं जिनको खुद को एडिटिंग आती है, खुद को ही शूट, वो खुद का ही शूट कर लेते हैं, पर उनका वो चीज चल गई है, वो डाल रहे हैं उस चीज को लेकर के, तो शायद वो मैनेज कर लें। व्लॉगिंग के अंदर ज्यादा काम, वो व्लॉगिंग के अंदर ज्यादा काम आता है, पर उसमें तो आपको उतना मजा आएगा नहीं, है ना। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 से 3 हजार तो कॉस्ट है ही है किसी भी वीडियो को शूट होने का। ये जरूर है कि आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट में काम हो जाए एक बार क्रिएटर अपने पेज पर प्रमोशनल कंटेंट डालने को लेकर के। पर फिर यही है कि एटलीस्ट 4,000 रुपए तो मैं आज की तारीख में मानता हूँ, 4-5 हजार रुपए कोई भी इंसान अगर आपका कंटेंट क्रिएट कर रहा है और अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है, मेहनताना तो शायद मुझे लग रहा है वो ले ही नहीं रहा। और इतने समय से आप देखिए ना, इतने समय से वो स्ट्रगल कर रहा है अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, तो उसकी भी तो एक गुडविल कहूंगा मैं तो उसे, गुडविल तो लेगा ना वो।
तो मैं मानता हूँ कि किसी भी क्रिएटर को मिनिमम 5,000 रुपए 6,000 रुपए तो वो डिजर्व करता है अपने वीडियो के लिए। यूट्यूब में काफी कंटेंट क्रिएटर्स है, तो उनमें से सबसे अंडररेटेड कौन है आपके हिसाब से, या 2-3 आप नाम बताना चाहेंगे? ये इनको उनका कंटेंट हमको देखना चाहिए, लेकिन मतलब ज्यादा लोग नहीं जानते। ज्यादा लोग उनको नहीं जानते। अंडररेटेड है, अंडररेटेड है यार। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा तो मुझे कोई नजर आ नहीं रहा, मतलब एकदम से याद नहीं आ रहा है, पर मैं कहूँगा जितने हैं सब दिख रहे हैं, है ना, और सारे लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं अपनी फील्ड में। बस यही है कि कभी कभी क्रिएटर्स को उनका जो डिजायर्ड अमाउंट है और जितना वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाता है, और मुझे लगता है कि उनको वो मिलना चाहिए वो चीज। आपको क्या लगा है जितनी मेहनत आप कर रहे हो तो उस मेहनत का रंग आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं। आज मैं कहीं जाता हूँ, मैं यही तो चाहता था, और मैंने सोशल मीडिया पर, और मैं एक चीज़ और ये भी कहूँगा कि आपने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं था कि आप पैसा कमाओगे। आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को पूछ लेना कि आपने पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया था क्या, वो यार नहीं यार ये तो मैं नहीं सोचा, वो तो मिलना शुरू हो गया था, बाय प्रोडक्ट है पैसा। तो इसीलिए मैंने कहा कंटेंट बनाने पर ध्यान दो। फिर आपका जो एडवर्टाइजर है वो भी आपको पैसे देगा, एडवर्टाइजर की भी गलती नहीं है, वो उतना एजुकेटेड है ही नहीं आपकी चीज को लेकर के। आज मैं कहीं जाता हूँ तो कोई इंसान रुक के पूछ रहा है, भैया आप वही हो ना जो कहानियां सुनाते हो? यार भैया यार अभी कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए तो शुरू किया था, ये तो मिल गया। अब पैसा तो बाय प्रोडक्ट है उसका, ये चीज है, लेकिन पैसा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपके कंटेंट में जैसे जोधपुर की रूह छुपी है, आपके हर कंटेंट के अंदर आप जोधपुर के लोग, इन सारी चीजों का बड़ा जिक्र करते हैं। जोधपुर या जोधपुर वासियों को लेकर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? यहाँ के लोगों का अपनापन, जिसके बारे में आप भी बात करोगे, क्योंकि बाहर उतना अपनापन नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आप बाहर जाकर के अपनी लाइफ को बहुत आसानी से जी लोगे, तो मुझे लगता है ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप अगर अपनी खुद की माटी के सगे नहीं हो, तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि आप किसी और माटी पर जाकर के फलोगे फूलोगे? आप फलोगे फूलोगे, लेकिन आपको फिर भी वो वाइब नहीं आएगी, आपको अपने माटी की याद जरूर आएगी। कई लोगों की ये मेंटालिटी बन चुकी है, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि साहब हमारा तो बाहर जाकर के ही कुछ होगा, यहाँ के लोग तो ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, यहाँ के लोग वैसे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप दिल्ली में कौन सा सुरक्षित हो, आप बॉम्बे में कौन सा सुरक्षित हो? हमारे यहाँ पर रेप नहीं होते उस लेवल पर, जिस लेवल पर बाहर होता है। क्राइम रेशियो हमारे यहाँ पर उतना नहीं है जितना वहां है, और वहां इसीलिए ही है क्योंकि वहां पर बाहर के लोग आकर के बस गए हैं। लोग अकेले हैं, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग जा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि यहाँ तो उनके पास यहाँ कमाई नहीं है, या फिर वो यहाँ कमा नहीं पा रहे। ये चीज है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी माटी से जुड़े रहें, आप अपनी माटी को कोसिए मत, आप अपनी माटी से परेशान ना हो। जा भी रहे हैं तो वापस लौटिए, और अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो भी यहाँ से जुड़े रहिए। अगर आप यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आप वो रहेंगे जो आप खुद हैं, नहीं तो आप बदल करके कुछ और बन जाएंगे। ये मैं कहना चाहूंगा। आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? एज ए रेडियो प्रोफेशनल, एज ए एंकर, एज ए कहानी किरदार वाला? लोग मुझे बस याद रखें। मतलब 5 नंबर का सवाल था, लेकिन ना मैंने उसको शॉर्ट में निपटाया है मैंने उसको, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मुझे याद रखे। क्योंकि देखिए प्रोफेशन और ये तो चेंज होते रहेंगे मुझे लगता है, या फिर ना आप अपने काम को चेंज करते रहोगे, अपने काम का तरीका चेंज करते रहोगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको याद रखें एक अच्छे इंसान के रूप में, कि यार शैलेश है, शैलेश था, या शैलेश को कॉल कर लो, बढ़िया आदमी है यार, ये काम कर देगा, है ना, या शैलेश से बात कर लेते हैं। जब कि आपका नाम किसी के जहन में आए तो वो आपका नाम दुख के साथ न लेके, अरे यार छोड़ना यार, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लिए, और यही आप अपने साथ लेकर के जाओगे। फिर आप अध्यात्म की तरफ भी अगर आप बात करोगे, तो अध्यात्म में भी तो यही है ना कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखो बस। तो वही चीज है बस। अगर हमने अपने आसपास अच्छा एनवायरनमेंट रखा है तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। और बुरे वक्त में आप जब कहते हो ना कि कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे उस वक्त पे। और मेरे साथ जब भी कभी कोई बुरा वक्त आया है, अगर मैं कभी कोई परेशान हुआ हूँ, मेरे साथ लोग खड़े रहे, और मैं ही चाहूंगा कि आगे भी लोग खड़े रहें, क्योंकि मैं भी उनके लिए खड़ा रहूंगा। ये मेरा कहना है। सो दैट वाज द पॉडकास्ट विद मिस्टर शैलेश बुरानी, और यहाँ पर आज हमने बहुत सारी लर्निंग सीखी। अगर मैं अपनी लर्निंग्स की बात करूं तो इनकी पूरी जर्नी से ना मुझे एक ही चीज समझ में आती है, प्रिजर्वेंस। मतलब लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते रहो। जो कुछ भी आपके मन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया करने का जब ख्याल आता है, तो उसको जस्ट अपने दिमाग के साइड की शेल्फ में मत रख दो, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन पे काम करो। शैलेश भाई हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, कैसे इन्होंने अपने जीवन में जो जो इनके दिमाग में आइडियाज आए उनको एग्जीक्यूट करते रहे, और एट अ टाइम आज
इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। आप लोगों की क्या लर्निंग्स आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला गेस्ट आप किसको देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइए। शैलेश भाई आपने अपना टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।